तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो और आप स्पोर्ट्स में नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, बट फिर पढ़ाई में आपको टॉप 3-4 में से आना ही आना है, राइट? तुम्हें रिस्पेक्ट सिर्फ अपने अचीवमेंट से ही मिल सकती है। दैट पेरेंट्स ही अपने बच्चे का नहीं मानते। अगर आप ही अपने बच्चे का नहीं मान रहे हो तो कोई और क्यों मानेगा? आपका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा लाइफ का, उतना ज्यादा आप सोल्यूशन देख पाओगे। आई एम नॉट दैट competitive, आई एम नॉट दैट ambitious. Hi, welcome back to Har Kahani. After a long gap, we are finally back with a podcast episode with the current IS officer Ira Singhal. पर्सनली मेरे लिए इनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। इन्होंने अपने फर्स्ट 3 अटेम्प्ट्स में IRS क्वालिफाई किया था, बट ड्यू टू हर डिसेबिलिटी शी नेवर गॉट द पोस्टिंग, बट शी डिडंट स्टॉप। उन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट फाइट किया और अपने 4th अटेम्प्ट में उन्होंने IAS को क्वालिफाई किया, वो भी फर्स्ट रैंक से इन 2014 एग्जामिनेशन, एंड शी बिकेम एन IAS ऑफिसर. शी इज़ अ वुमन विद अ क्लियर थॉट who does her job with 100% honesty and dedication. In this episode, आप एक ऐसी ईरा सिंघल से मिलेंगे who is a very chill person, very cool, a girl next door. I'm so happy to have Ira ma'am on Har Kahani. So let's welcome. Hello, Ira ma'am. Welcome to Har Kahani. I'm very Thank you. fortunate to have you here. My pleasure. Thank you. So before we start talking about your journey in particular, मैं ये बताना चाहती हूँ अपने ऑडियंस को कि how we connected. So one day in Instagram मैं ऐसे scroll कर रही थी, मेरा जो हर कहानी का पेज है उसमें, and I found out a post about you from Better India. And मैंने उस पोस्ट Okay. को देखा, it was a video, and I thought कि this is very inspiring. A person who has gone through so much, इतने attempts, and then finally achieving what she wanted to. मुझे लगा कि दिस इज समथिंग विच कैन इंस्पायर मेनी मोर पीपल, एंड आई वांट टू बी दैट मीडियम टू डू दैट. सो मैंने बस उसमें कमेंट किया, एंड आई रिमेम्बर आपका लाइक आया था कमेंट में. सो आई थॉट कि चलो आई जस्ट ट्राई एंड डीएम हर. चांसेस आर वेरी लेस कि आप डीएम देखोगे और actually we will connect like that, but then I just texted you in DM ki I would love to have you on my podcast, and you were just like in a day you responded. So Yeah. so amazing ki we connected I like that generally without any. respond to people because for me, I use my social media mainly to, help people in times that they don't have anybody else to reach out to. So that's why I generally respond to everybody. That's really nice, क्योंकि अगर आप नहीं रिस्पॉन्ड करते तो this would have never happened. So Yeah. मैं actually after doing an episode with Manjari ma'am, she's the first IPS officer from Bihar. तो I was just thinking कि एक IS officer का तो मुझे cover करना है, बस I was just waiting for the right person to have on her कहानी, and I'm glad कि हम उस level पे connect किए कि I found your story more inspiring than many others. So I'm very fortunate to have you here. My pleasure. ओके, सो ईरा मैम, डॉटर की लाइफ में एक फादर का इन्फ्लुएंस बहुत बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मैटर करता है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे फादर का मेरे पर्सनैलिटी में, मेरे नेचर में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, द वे आई लीव माई लाइफ एक्सेट्रा. सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका और आपके फादर का कैसा बॉन्डिंग रहा है. उन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट किया आपकी अपब्रिंगिंग में, दैट योर थिंकिंग वाज वेरी क्लियर, योर माइंडसेट वाज वेरी क्लियर, कि आपने अपनी डिसेबिलिटी को बर्डन नहीं समझा, एंड यू टुक इट इन अ वेरी नॉर्मल वे, एंड आपने अपनी लाइफ उस वे से क्राफ्ट की है. Actually, I would say that whatever I've managed to do in life, it's mainly because of my parents and especially my dad. Because you're very right, ki fathers are the ones who really carve that path for their children. So my dad was somebody who had big ambitions for his kids, and he, guided me down every road. He didn't impose, but he sort of led. you know तो आपको आइडियाज दिए जाते हैं और आपको ऑप्शंस के बारे में बताया जाता है और फिर कहा जाता है अब यू चूज. एंड देन आपकी मेरे से ना ये नहीं हुआ. माय पेरेंट्स वर नेवर अशेम्ड ऑफ माय डिसेबिलिटी. सबसे बड़ी चीज क्या होती है, अगर पेरेंट्स खुद आप अपने बच्चे की किसी बात से अशेम्ड है ना, तो वो बच्चे में इंस्टिल करते हैं और फिर बच्चे की कमियां पूरी लाइफ का फोकस बन जाती हैं. राइट. मेरे घर में ये हुआ कि आपकी जो कमी है वो है, बट दैट डजंट मीन कि आपकी जो कमी है दैट इज योर लाइफ. तो आपको अपनी जो एबिलिटीज हैं उन पे फोकस करना है. तो माय डिसेबिलिटी वाज नेवर मेड इनटू
this thing to be ashamed of. That was just a part of me. Because the way everybody looked at it in my household was कि सब बच्चे कुछ घर में भी grew up in a joint family, so I had lots of other cousins and all around, and it was like हर बच्चे की कुछ qualities और हर बच्चे की कुछ weaknesses हैं, तो हर बच्चे को उन पे उसी तरह से काम करने को कहा जा रहा है. तो my physical limitations were just one of the weaknesses, एंड आपकी जो strengths है आप उस पे फोकस करके और उसमें टारगेट वही सेट है, इनफैक्ट हायर टारगेट सेट है एज कंपेयर टू एवरीबडी एल्स. तो लोगों के जो हमारे सबके जो टारगेट सेट होते थे ना फैमिली में, वो हमेशा हमारी स्ट्रेंथ के बेसिस पे होते थे, ना कि हमारी वीकनेस के बेसिस पे. तो आई थिंक दैट्स वेयर द बिगेस्ट चेंज वाज, बिकॉज आपकी वीकनेसेस कभी आपकी जिंदगी को गवर्न नहीं कर पाए. जिसने गवर्न किया वो आपकी स्ट्रेंथ थी. तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो और आप स्पोर्ट्स में नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, बट फिर पढ़ाई में आपको टॉप 3-4 में से आना ही आना है, राइट? और राइट अगर आप एक पर्टिकुलर चीज में अच्छे हो, आप दूसरे में नहीं हो, फिर आप उसमें फिर उतना अच्छा अचीव करो. सो दैट काइंड ऑफ मेड इट अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट. एंड माय डैड ही वाज वेरी रियलिस्टिक अबाउट दिस कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें रिस्पेक्ट सिर्फ अपने अचीवमेंट से ही मिल सकती है. एंड एज अ गर्ल विद डिसेबिलिटी इन इंडिया, हम ना नॉर्मली लड़कियों को वो ऑप्शन दे देते हैं कि भाई शादी करके चली जाएगी तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं बनेगी तो क्या हुआ, शादी करके चली जाएगी. एंड वहां पे उस घर में तुम्हारे साथ जो अब्यूज हो रहा है, तुम्हारे साथ जो निग्लेक्ट हो रहा है, तुम्हारे साथ जिस तरीके का भी बिहेवियर है, वो तो तुम सहे ही लोगे. My dad that way was a big feminist, one of the originals I would say in that respect. हाँ His point was, why should my child have to suffer in Right. someone else's home? किसी और के घर में जाके मेरा बच्चा एक सेकंड रैंक सिटीजन क्यों बने? क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि बहू जो है वो घर की सेकंड रैंक सिटीजन ही होती है. पहली प्रायोरिटी सिटीजन तो जो बेटा है वही होता है, वही. राइट? And so he never saw women as people who had to, the family had to get rid of them by marrying them off. So I think that also played a part कि तुम्हारी लाइफ जो होगी वो तुम्हारी अपने टैलेंट, अपने अचीवमेंट्स और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी से ही चलनी है. And that's what he made me focus on. That's what he focused on. And I think that's how I could ever do anything. Because मुझे हमेशा ये पता था कि पापा का सपोर्ट है मुझे, हाँ है ना? और कुछ हो ना हो, पापा का सपोर्ट जरूर है ना? आज भी अगर कोई इशू है तो मुझे ये पता है कि मुझे घर पे उस चीज का सपोर्ट है, मेरे साथ 4 लोग खड़े हैं. And I think that does a huge thing for you to be able to achieve anything. In fact, the majority of problems that women send to me, like I mentioned on my social media, is that my family is not supporting. And राइट it is so sad. It is so sad that parents ही अपने बच्चे का नहीं मानते. अगर आप ही अपने बच्चे का नहीं मान रहे हो तो कोई और क्यों मानेगा? दुनिया को क्या लगी है वो आपके बच्चे के लिए कुछ अच्छा सोचे, जब हम खुद नहीं सोच पा रहे हैं. And I think that's where I lucked out. I was born in an environment and I grew up in an environment where everybody was thought of as a person with potential and was given that platform and that support. तो हर किसी के लिए उसकी कैपेसिटी से जस्ट ऊपर के टारगेट हमेशा सेट किए जाते थे, विच मेंट कि आप आलस भी नहीं करोगे क्योंकि आप इजीली अचीव कर लोगे, बट इतना भी ऊपर नहीं है कि आप डिसअपॉइंट हो जाओ. राइट यू नो So that I think was the main thing, that because we were always, and not just for me, all the girls in my family, everybody is highly educated and everybody is independent that way. और उसका रीजन यही था कि we were brought up with the idea that as girls it's not an accident or a crime that has happened that you were born a girl. गलती नहीं है, बेचारा होने की कोई वो नहीं है. ये फैमिली ये नहीं है कि ओहो कोई बात नहीं, लड़की हो गई अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं, लड़की लक्ष्मी होती है. So that thing didn't happen. And I think that's why all of us grew up with opportunities and only looking at opportunities and not measuring what our weaknesses were. Right, and I completely relate with that because my father, उनकी भी thinking very very similar ही थी कि एक तो he was from the education field, तो उनका तो वैसे भी था कि सभी को education में तो अच्छा करना ही करना है, other things are very very separate, but yeah he never made me anything कि आपको dependent होना है किसी पे या Exactly. आपको Exactly. because you're a girl so you have to focus on how you have to behave or how you have to be a good
daughter or a good, in future, एग्जैक्टली वो yeah, गुड, daughter-in-law हाँ, in कि that sense. ससुराल वाले क्या कहेंगे was not a criteria. राइट एंड वही उन्होंने स्टार्टिंग से सेट किया एंड माय मदर इज वेरी स्ट्रांग इन दैट वे शी इज वेरी एजुकेटेड शी इज वे बेटर और वे हाईली क्वालिफाइड देन माय फादर एंड ऑल्दो शी हम्म लेफ्ट हर जॉब आफ्टर हम्म मैरिज बट उनका ही मेरी मौसी एंड मेरी मदर का ही इतना इन्फ्लुएंस रहा है बिकॉज दे वर वेरी इंडिपेंडेंट ब्रेड अर्नर ऑफ देयर फैमिली एंड हाईली एजुकेटेड कि हमारे घर में भी वो कभी माइंडसेट आया ही नहीं कि अरे लड़की है क्या करेगी कैसे करेगी या कुछ भी हमने हर चीज खुद ही फिगर आउट की और वो एक एक पावर भी दिया गया आपको कि यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस एंड यू कैन ट्राई एग्जैक्टली, इट आउट उस पर क्वेश्चंस या होते थे डेफिनेटली बट रोका कभी नहीं गया कि अरे ये मत करो ये तो तुम नहीं कर सी पाओगे क्वेश्चन करना भी जरूरी है, बिकॉज बच्चे को अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो बच्चे को वो सोचना नहीं आएगा कि हम्म मेरे जो एक्शन में लेने जा रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होने वाले हैं. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू क्वेश्चन द चाइल्ड दैट हैव यू थॉट अबाउट इट, हैव यू weighed down the consequences of either of your actions. So it's important that the child is also brought into that framework. सो मैम आपने आपकी एजुकेशन स्कूल की एजुकेशन मेरठ से हुई है एंड देन आपने इंजीनियरिंग की एंड देन इंजीनियरिंग में यू थॉट कि अब एमबीए करते हैं सो आपका एमबीए का एक्सपीरियंस कैसा था I think everybody should definitely do MBA once in their lives. And the regular one, it's a very, very quick learning process. आपको लाइफ का इतना कुछ सीखने को मिल जाता है उस 2 years में, जब आप कैंपस में होते हो. You know, from not just your actual technical skills, which is your marketing, your finance, and all of that, but you also learn a lot of human skills. You learn how to deal with people. You learn how to deal with people who are going to be your peers, as well as people that you might have to lead or be led by. तो इतना कुछ आप बिजनेस स्कूल में सीखते हो ना. आई थिंक दैट 2 years इज अ ह्यूज लाइफ टाइम लर्निंग. तो अगर आपने उसका अच्छे से यूज किया है, यू नो कैन अचीव. आई थिंक बहुत मेहनत कराते हैं, बहुत मेहनत कराते हैं. बट देन एंड आधा टाइम आपको लगेगा क्या मुझे मेहनत करने की जरूरत है. बट अगर आपको लाइफ में मेहनत करने की आदत पड़ जाती है ऐसे, तो फिर आपके लिए बाकी की लाइफ वैसे भी आसान हो जाती है. यू नो, प्रॉब्लम लाइफ में उसे ही होती है जिसे मेहनत करने की आदत नहीं होती, या मेहनत से डर रखता है, या मेहनत कभी पता ही नहीं करते कैसे हैं. तो आई थिंक दैट वे business school is an extremely rich learning एक्सपीरियंस environment. I'm not saying it's a good environment, and I'm not saying you will always be happy. I know so many people who quit business schools because they were so unhappy with it, and it is a painful learning a lot of times. But if you do it well, you know, and I'm not saying be happy, you may not constantly be happy, because a lot of times your happiness is also guided by other factors which may not always be there with you, but it is definitely a very rich learning experience. आप सुबह 6 बजे से लेके रात के 2 बजे तक भी क्लासेस होती हैं. तो वेरी वेरी फन लर्निंग इन दैट वे. आपको पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस आउट करना है विद प्रोफेशनल, आप सबसे ज्यादा वो सीखते हो. सो इट वाज a brilliant learning experience. I wouldn't say it was happy or sad. I think moments of all were there. But then आप जो सीखते हो, I think वो unparalleled learning है. Two things where I think people learn a lot is one, business school, because it's not the technical, it's actually the human skills that you pick up there. What you actually get an exposure to what humanity can be, the good or the bad, both. You get that exposure. And I think second is when you prepare for civil services exam, the amount of knowledge you get, the amount of just sheer understanding of the actual world around you, that again is a very wholesome experience. Right. Because I have also done MBA in marketing and I can relate with what you have shared कि business school का एक अलग ही experience होता है जो आप regular college जाके ही experience कर सकते हो and I have done that. Yes, So yes. मेरा जो turning point रहा है life का because I was a very shy and introvert person मैं इतना interact नहीं करती थी अब इतना मैं reach out कर रही हूँ लोगों को for my work so that has come because of that experience कि मेरे अंदर में वो पब्लिक स्पीकिंग को लेके वो जितनी भी झिझक थी वो सारी चीजें मैंने वहीं पे टैकल की एंड दैट्स हाउ आई in a way changed Yeah, my life into a different exactly. uh, Like I said, it can be painful, but it's learning. yeah it's an amazing experience and I give full Yeah. credit to my college and
that two years that I've spent achieve for that degree, that it has created a different pathway for myself, जो कहीं ना कहीं हर कहानी का the birth of हर हिस्सा कहानी बन was जाता है. because of Yeah, that. Yeah. So yeah. yeah. So मैम, आपका एमबीए के बाद कैडबरी में आपकी जॉब लगी थी, एंड एक हाई पेइंग जॉब, कॉर्पोरेट लाइफ, वहां पे आपका क्या प्रोफाइल रहा है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी. So I was initially हम लोग क्योंकि marketing background के लिए hire हुए थे, तो we were all doing sales. I quit before I Okay. moved into marketing. I quit during that time, but I was doing more of strategy than actually going on ground I mean, I did a lot of work in that also, but that was more of the training aspects. But I mainly was working on the strategic part. But I was very lucky. I even मतलब मैंने ना बहुत सारा कुछ उसी में किया. I think I started with a KRA of 3 projects, and I ended up doing 11. Oh. So I got a lot of varied projects also, because the good thing was, since I was working in strategy, so I would get exposure to almost all the other things that were happening Hmm. also. So आपको एक ideas बहुत सारी चीजों के आ जाते थे, and then if you could contribute, you were allowed to contribute. So that way I got to end up working in a lot of other things as well. So that was again very, very interesting and very exciting work that way. So I did a lot of strategy. I did a lot of sales based strategy. I did a lot of direct selling also, because I Hmm. handled the B2B sales ka kuch, Okay. for specifically for Diwali. So which was also product designing, product pricing, product marketing, everything. Even payment collection तक उसमें खुद ही करना था. So that was also something that I did. So I got a very wholesome, a very rounded experience that way. ओके, इफ आई मे आस्क कि आप जो कह रहे हो कि आप स्ट्रैटेजी में थे एंड आपने डायरेक्ट सेलिंग भी की, बी टू बी में भी आपका थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था, इफ यू कुड ब्रेक डाउन द स्ट्रैटेजी पार्ट की एक्चुअल में व्हाट गोज थ्रू बिहाइंड इट, एंड इफ आई मे आस्क कि आपकी स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होती है, लाइक आपने एमबीए किया एंड बट दैट व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन दैट टीम ऑफ स्ट्रैटेजिस्ट जहाँ पे आप कैडबरी के लिए कर रहे हो. To be honest, I mean, it's, I think, mostly your ability to think outside the box and your ओके. ability to come up with solutions. I think nothing more than that is required. अगर आप पॉजिटिव अप्रोच वाले इंसान हो, हम्म. तो इनवेरिएबली आप स्ट्रैटेजी में एंड अप कर ही जाओगे, क्योंकि अगर आप ए सॉल्यूशंस की तरह सोचते हो, प्रॉब्लम्स की नहीं. आप चीजों को देख के नहीं सोचते, ओहो ये खराब हो गया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. अगर हम्म. आप चीज को देख के सोचते हैं, अच्छा अब इसे ठीक कैसे करना है, अच्छा इसे हम्म. बेटर कैसे करना है. हम्म. So I think that basically that's what people in strategy do, right? They think about how do we come up with solutions for this. So I think from that was mainly the skill that you would need. A person who can look at a thing and see the problem and then try to come up with a Solve it. solution to that problem. Yeah. Not focus on the problem but try to find the solution of the problem Yes. and Yes. thinking out of the Yes. box. Okay, I have noted this down because मैं जानना चाहती थी, because I'm very interested in getting into strategy. Currently I'm into B2B, so yeah, maybe this Right. will help me personally. So No, so आपने what you need to do is you need to kind of look at everything and see कि इसका एक और चीज होती है, आपका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा लाइफ का, उतना ज्यादा आप सोल्यूशन देख पाओगे. हम्म. तो पहली चीज अपने कस्टमर को ठीक से समझो. हम्म. तुम्हारी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो बनाना होता है ना, सबसे बड़ी गलती वहां होती है. आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक नहीं बनाते हो. आप Okay. रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते हो. आप उसके हम्म. आसपास घूम रहे होते हो, गोल गोल घूम रहे होते हो. बट आप जो एक्चुअल आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप उसे कभी ठीक नहीं करते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, आपका हर 6 महीने में गाड़ी का टायर खराब हो जाता है, राइट? हम्म. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि 6 महीने में ये क्यों होता है, what हम्म. is it about my driving, or am I parking in the wrong place, or am I buying the wrong quality tires or something. You think कि टायर को मैं ठीक कैसे करता रहूं, हम्म. मैं टायर को ठीक कैसे करता रहूं, राइट? आपने प्रॉब्लम का स्टेटमेंट गलत बनाया. राइट. आप टायर पे सो फोकस्ड हो गए rather than the हाँ, rather possibilities, than वो क्यों हो रहा है. yes, ये हुआ क्यों, हम्म. you know so राइट. तो it's not the एक्चुअली problem state. या तो एक्चुअली उस पर्टिकुलर चीज को देखने का नजरिया ही आपने चेंज कर दिया कि इंस्टेड ऑफ Yeah, फोकसिंग ऑन टायर आप ये देख रहे हो कि अच्छा और कहाँ गलती हो सकती है, टायर तो हो ही रहा है पंचर, हाँ, बट इसको लीड क्या हाँ, कर. राइट, exactly. अंडरस्टूड. सो मैम, आपने कितने साल कैडबरी को दिए हैं. Almost 2 years, not really full two, but in my second year, in the later half,
I started preparing for civil service. I quit basically. Okay, so you were living in Mumbai, I believe, and Yes, आपने yes. 2 साल कैडबरी को दिया and it was a well-paying job. आप अच्छे से you were living a good life there. Yeah. What made that switch कि आपको लगा कि नहीं आप कॉर्पोरेट से हटके सिविल सर्विसेज में जाना है? What was the motive behind it? So I don't come from a government based family. मेरे घर में कोई नौकरी में नहीं है. सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक कोई नौकरी में भी नहीं है. It's all professionals or business families. I'm probably even now the only person in government service, in all of the environment that I grew up in. But I actually, since childhood, needed to work in something where I was making a difference to the world. So I always wanted to be a doctor, but मुझे doctor नहीं बनने दिया because my dad thought I look like a patient. Nobody's getting treatment from someone who themselves looks like such a patient. So didn't end up getting into medicine, but I always wanted something where I was making a difference to the world around me. And when I was in Cadbury, I was working 20-hour days, and I loved my job, but it was still 20 hours, and I started thinking that there's nobody in the world who's happy that I worked so hard. Who's going to go and say that, oh my God, thank you so much, you did this, and now my family is better, my life is better, my environment is better, or our generations will have the impact. So that's how I decided to quit and get into civil services, because I needed something which made a difference on ground. आपकी यूपीएससी की भी जर्नी इतनी इजी नहीं रही है. It had a lot of patience. Ups and downs. आपने Yeah. a lot of ups and downs. बहुत patience भी आपने किया है. आपको firstly आपको IRS के लिए आप qualify हुए थे in your first attempt, but आपको उसकी पोस्ट ही नहीं मिली. उसके पीछे की आप स्टोरी बताइए कि आखिर हुआ ऐसा क्या कि आपकी क्वालिफिकेशन Uh, के बाद भी आपको पोस्टिंग नहीं मिली. हाँ, so basically गवर्नमेंट में जब आप अप्लाई करते हो तो देर आर मेडिकल क्राइटेरियाज, एंड एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी आप सिर्फ डिसेबल्ड कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आप जनरल के मेडिकल क्राइटेरिया को मीट नहीं करोगे. एंड इन माई केस व्हाट हैपेंड वाज दैट जो डिसेबिलिटी वाले क्राइटेरियाज भी थे, वो मेरी डिसेबिलिटी वाज बीइंग एक्सेप्टेड बाय ओनली वन सर्विस, द वन दैट आई एम करेंटली इन. सो बेसिकली आईएएस के अलावा कोई भी सर्विस मेरी जैसी डिसेबिलिटी को लेने को तैयार नहीं थी. So that was the crazy thing, that people were, regardless of whether you can do the job or not, it was just a blanket. I don't like people who look like this or who have this problem, so I'm not going to take them. It was just that. It's a mindset problem, and it's not really gone to, even now. A lot of people make those judgment calls. तो सामने वाले की शक्ल देख के आप डिसाइड करते हो, rather than उसको चांस देना कि उसकी एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी उसको काम करने के लिए कितना केपेबल बनाती है. But that was the case that I was rejected. And it's not just IRS, I was eligible for IRS, but even all the other services that were lower ranked by me, वो भी सबने refused to take that. हमें ये disability नहीं पसंद है, हम इन्हें नहीं लेंगे. That was it. That is as simple as it can be explained. And राइट. हम बहुत इस बारे में हम बात कर रहे हैं आपकी डिसेबिलिटी के बारे में, एंड आई नो कि अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि एक्चुअल में इशू क्या है. तो इफ यू डोंट माइंड, कैन यू टेल अस कि एक्चुअल में ये जो डिसेबिलिटी है वो क्या है एंड हाउ कॉमन इज इट इन ह्यूमंस? I have no idea. I ओके. have no idea how common it is. I'm not a doctor, so I will not like to quote something which is not true. But my disability is something called kyphoscoliosis, which is basically curvature of the backbone, जो आपकी हर इंसान में डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होती है. इसका हर इंसान में इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि कितना डिग्री का कर्व है, कहाँ पे है, कितने एंगल पे है, किस जगह पे, कौन सी साइड पे है, ऑल ऑफ दैट विल डिफरेंशिएट आपके क्या उसका रिजल्ट्स हैं. बट बेसिकली आपकी स्पाइन जो है वो कर्व्ड होती है स्ट्रेट की जगह, तो वो एस या सी शेप में होती है. डिपेंड करता है इंसान टू इंसान, एंड उसकी वजह से आपकी बाकी का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, एंड आपके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह शो हो जाते हैं, प्लस आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर पूरा उसकी वजह से स्ट्रेंथ एंड वीकन अफेक्ट हो जाता है. So it kind of affects the whole of your thing, because spine is where everything about you is contained, right? तो आपका सब कुछ स्पाइन से ही है, तो इसमें ऐसी चीजें होती हैं. ओके. सो कमिंग बैक टू द यूपीएससी जर्नी, सो आपका आईआरएस में आपको पोस्ट नहीं मिला ड्यू टू योर डिसेबिलिटी, एंड यू चोज टू फाइट बैक फॉर इट. आपने Yeah. केस फाइल किया एंड यू वन इट. उसके बावजूद भी आपको पोस्ट नहीं मिली. देन फिर ये
आईएएस का कहाँ से आपको हुआ कि अब आईएएस नहीं, क्लियर कर? एक्चुअली सो जब आईआरएस का जजमेंट आया उसके बाद देयर वाज स्टिल some waiting time, and I was not sure if the government is going to appeal the judgment or if they're going to implement it. तो तब because I was sitting at home and I had nothing else to do, so a friend of mine said कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं कि ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होना है या अपील होना है, so might as well give the exam one more time. And that's how I ended up giving the exam again, that because I had nothing else to do. And as it happened, just the day after my exam, I was told to join that day. So I could give the exam and then, go and join also. So, but it mainly happened because वो implementation of judgment में time लगा. ओके एंड आपका फिर आईएएस क्लियर हो गया एंड आपकी रैंक Yes, फर्स्ट रैंक रही है आपकी इन yes. 2015. So it's called the exam of 2014, but the result comes the next year. So I'm batch of 2015. Yes. Okay, so you cleared the IS with first rank. How was the feeling? Were you aiming for that कि अगर अब कर रहे हैं तो चलो नहीं टॉप नहीं, करके ही करते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, I'm not that ambition. I'm not that competitive. I'm not that ambitious. मैं ऐसे नहीं देखती दुनिया को. बट द थिंग वाज मेरा एम सिर्फ इतना था कि भाई ये जो जॉब मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के आई हूँ वाज फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. मुझे नौकरी नहीं चाहिए थी. इट वाजंट दैट आई नीडेड अ जॉब. इट वाजंट दैट आई वाज लुकिंग फॉर something to do. I wanted something specific. I Hmm. wanted that one thing to say I was able to make a difference. And Hmm. that's where the whole story was, that मेरे लिए it was about that particular role and that particular job, and not getting into this thing. तो जो feeling उस समय थी वो सिर्फ ये थी, thank God it's over. Thank God it's done. Thank God I don't have to do this again. Thank God, I can now move on and do other things and actually do the thing that I wanted to do. So that was the main feeling. But उसके अलावा तो I think after so much you just feel relief. At least it's done. It's over. You don't have to think about it again. You can move on. That I Yeah, think was my primary feeling. yeah, like you get satisfied कि अच्छा ये करना था, ये कर लिया, let's focus on what coming next. Yeah. So I don't know खुशी और वो सब तो because I think खुशी मतलब इतना तो होता है कि चलो यू गॉटन देयर, आपकी मेहनत का रिजल्ट आ गया. बट नॉट रियली ओ माय गॉड ये आई गॉट दिस थिंग. आई थिंक वो मैंने आज तक भी मैं उस लेवल पे पहुंच नहीं पाई हूँ. बिकॉज मेरा कभी वो एम वैसा नहीं था. मेरा एम सिर्फ ये था कि आई वांट टू बी हियर एंड गेटिंग टू डू दिस वर्क एंड गेटिंग टू मेक अ डिफरेंस ऑन ग्राउंड. सो मेरी हैप्पीनेस उससे आती है. और मेरे लिए वो मेरे अचीवमेंट होते हैं व्हेन आई कैन गेट समथिंग डन ऑन ग्राउंड. राइट, सो मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका रूटीन कैसा था जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे? मेरा कोई रूटीन नहीं था. मैं हर रोज एक नया टाइम टेबल बनाती थी फ्रॉम दैट डे टिल द डे ऑफ द एग्जाम. I'm not somebody who was a very consistent sort of person. I'm a very sincere person, but not consistent. So I make a lot of timetables, but I don't. पहली चीज तो मैं टाइम टेबल ना रूटीन की तरह नहीं बनाती. मैं ये डिसाइड करती हूँ मुझे कितना कोर्स खत्म करना है, तो मैं किस दिन कितना कोर्स खत्म करूंगी. मैं वैसे टाइम टेबल बनाती हूँ. इसलिए नहीं कि मैं 10 घंटे पढ़ना है हर रोज, इतने बजे उठना है और इतने वो करना है, ऐसे नहीं करती मैं. सो आई वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस इज व्हाट माय टारगेट इज. माय टारगेट इज टू फिनिश ऑल ऑफ द कोर्स, एंड मैं उसके हिसाब से बनाती हूँ फिर. ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप 15 घंटे स्ट्रेट पढ़ रहे हो, बट इट्स बेसिकली कि आपको इतना नहीं नहीं नहीं, आई कैन. ऐसा नहीं है, आई कैन स्टडी 15 घंटे भी स्ट्रेट. बट द पॉइंट इज वो मेरा टारगेट ऐसा नहीं होगा. और ये नहीं है कि हर रोज मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं हर रोज 15 घंटे स्ट्रेट पढ़ूंगी. हो सकता है मैं एक 4 दिन कुछ नहीं पढ़ रही हूँ और फिर मैं एक दिन अचानक से 15 घंटे स्ट्रेट पढ़ रही हूँ. So that is also very very possible. What I'm saying is I'm not a very routine follower sort of person. And I hope all the people who are listening to you can make routines and follow them. They're better people than me, but I'm not somebody who can do that. So it's not my sort of forte. So yeah, I'm not a person who has a routine or who likes routines that much, to be honest. आपसे इतने देर तक बात करके एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एकदम लाइक बहुत वो होते हैं ना पर्टिकुलर कि बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है और उसी तरीके से चीजों को करते हैं, बट रादर यू आर लाइक यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस एट द सेम टाइम. Yeah. See, I am somebody who looks at what is my larger goal.
व्हाट एम आई ट्राइंग टू अचीव हियर, एंड इस चीज में क्या चीज रियली इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी क्लियर ऑन फिगरिंग दैट आउट। मैं ना अपने आप से झूठ नहीं बोलती। मैं हम्म। एक कहानी को ना ट्विस्ट करके अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए लाइफ नहीं जीती। हम्म। I face the reality. I talk about what is, the actual picture, and then I try to fix it. मैं ये हम्म। नहीं करती कि मुझे ये प्रूव करना है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ या मैं सही इंसान हूँ, तो मैं अपने आप से ही झूठ बोलने लग जाऊँ। हम्म। तो आई एडमिट माई फॉल्ट्स, आई एडमिट व्हाट आई एम नॉट डूइंग राइट, and I then look at what is the larger picture and what is my goal, and then work on how do I achieve it. मैं छोटी छोटी चीजों को नहीं फॉलो करती। और ये आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, बिकॉज आई रिमेम्बर हमारे एक नेबर्स होते थे, उनके बच्चे दिन में ना आपको सारा दिन किताब के सामने दिखेंगे। दे यूज टू कॉन्स्टेंटली बी स्टडिंग, लाइक 8-9 घंटे स्कूल से आके वो पढ़ते थे। एंड एज यूजुअल जो पेरेंट्स होते हैं वो तो कहते हैं ना कि माय गॉड कितने अच्छे हैं वो बच्चे, और तुम देखो तुम क्या करते हो, तुम 1 घंटा भी किताब नहीं खोलते हो। एंड मुझे बहुत ही वो दिखाया जाता था कि देखो वो लोग कितना सिंसियरली पढ़ रहे हैं और तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। ऐसे कंपैरिजन नहीं, जस्ट वो पासिंग में कमेंट हम्म। कि उनके बच्चे तो बड़े सिंसियर है, वो तो बड़ा अच्छा बहुत देर तक पढ़ते हैं, देखो वो barely पास होते थे। ओह। तो एंड आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ माय स्कूल। तो कंक्लूजन फिर ये था, माय डैड वाज आल्सो वेरी रियल अबाउट इट, कि ऐसी पढ़ाइयों का क्या फायदा जो आप इतना पढ़ रहे हो और फिर भी आपके नंबर नहीं आ रहे। हम्म। तो आई वाज आल्सो ग्रोन अप इन एन एनवायरनमेंट जहां द रिजल्ट्स मैटर्ड मोर। वो आपको जो दिखावा करना है या वो प्रिटेंस और अपने आप से जो झूठ बोलना है, उसका कोई फायदा इतना नहीं था। तो मेरे पापा तो मुझे एग्जाम्स के बीच में भी खेलने भेज देते थे। मेरी मम्मी थोड़ा वो होती थी कि अरे एग्जाम है कल, बट माय डैड यूज्ड टू बी लाइक नहीं सब करो। तो मुझे एग्जाम्स में भी खेलने भेजते थे, कोई और नहीं होता था मेरे अलावा। खेलने की जगह पे कोई नहीं होता था मेरे अलावा, मैं अकेली होती थी। बट माय डैड यूज्ड टू सेंड मी कि नहीं कोई बात नहीं जाओ खेलो। तो यूज्ड टू प्ले विद लिटिल किड्स, जो नर्सरी वर्सरी वाले बच्चे होते थे जिनके एग्जाम नहीं होते, क्योंकि और तो कोई है नहीं। एंड हमारे जमाने में लोग बाहर जाके खेलते थे ना। हाँ। तो दैट वाज द गुड थिंग कि आई ग्रू अप इन अ वेरी बैलेंस्ड सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट। वहां पे ये छोटी छोटी चीजों पे फोकस करके ना जिंदगी खराब नहीं करी जाती थी। जैसे एवरीबडी इज फोकस ऑन द लार्जर गोल कि अच्छा आपका अचीव होना चाहिए, फिर आप उसके लिए जो भी यस। तरीका अपना रहे हो दैट इज अप टू यू। ये वैसे मैनी ऑफ द हाउस होल्ड में होता है कि यार ये नहीं पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, तब जाके आप टॉप करोगे। बट या दिस इज एक्चुअली अ गुड अप्रोच फॉर स्पेशली फॉर किड्स। आप बच्चे के लिए ना पढ़ाई को प्रेशर मत बनाओ, उसको एक जिम्मेदारी की तरह उसका दिमाग मत उस चीज पे इतना बर्डन करो कि वो उससे भागने लगे। हम्म। यू नो लेट हिम एंजॉय दैट आल्सो, लेट इट बी समथिंग दैट दे एंजॉय एवरीथिंग। या एंड ऑल्सो सो उनको ये भी आइडिया होना चाहिए कि इफ दिस डजंट वर्क आउट तो देर आर 10 अदर थिंग्स जो आप ट्राई आउट कर सकते यस। हो, ताकि यस। आप यस। डिसअपॉइंटेड डिसहार्टन होके कुछ गलत स्टेप ना ले लो। जैसे कि आपकी जर्नी को भी अगर हम एक उस पे लेकर आए तो यही दिखता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट नहीं मिल रहा है, बट फिर भी फोर्थ अटेम्प्ट दिया और फिर बहुत ही एक अच्छे लेवल पे आप उसके जरिए आ पाए हो। एंड आपने अभी बात की कि आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो सोसाइटी में, किसी की लाइफ में एक मीनिंगफुल चेंज लाना चाहते हो, एक इम्पैक्ट होना चाहिए उनकी लाइफ में। तो आईएएस के थ्रू आपने ऐसे कौन से काम किए जिसके कारण हमको लगता है कि लोगों की लाइफ में डिफरेंस आया और आपका वो जो मोटिवेशन था कि एक डिफरेंस लाना है सोसाइटी में, वो अचीव हुआ है? नहीं, ऐसे तो आई थिंक जस्ट बाय गोइंग टू वर्क, और अगर आप सिर्फ अपना जो रूटीन काम है उसे ही ठीक से कर लो, तो कोई 300-400 लाइफ्स तो आप ऐसे ही अफेक्ट कर देते हो। आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, कुछ आउट ऑफ द वे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप सिर्फ ऑफिस जा रहे हो और अपना रूटीन ही कर रहे हो ना, उसी से हम्म। 300-400 लाइफ्स को आप डेली बेटर कर पाते हो, डेली। And I've done a lot of work, but I don't know. I don't think I would really like to, you know, say that, oh my God, I'm so amazing and this is all that I've done. But there are a lot of things that I've had the opportunity to work on, whether it is children issues, from child marriage to child labor to child education to, child abuse to children in conflict with law. I've gotten to work on almost all children issues. Then women related issues, transgender community issues, employment issues, environmental issues, traffic management issues, infrastructure issues, sanitation issues. I've gotten to work on everything. I think that is the reason that I wanted to come in this job, because हम्म। यहाँ पे आके आपको सब करने का opportunity मिलता है। आपको there's not any specific sector that gets left behind. तो आपको लाइफ में सब चीजों का एक्सपोजर मिलता है और आप सब चीज में कंट्रीब्यूट कर पाते हो। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर जॉब्स।
But really, I've gotten to work on even collection of stamp duty to बड़ी चीजें से छोटी चीजें आपको सब करने को मिलता है. So I wouldn't want to kind of say कि oh my god I'm so amazing मैंने ये काम किया, right? But definitely every issue, you think of an issue and we'd probably have gotten the chance to work on it, and at least एक दो lives को तो impact होता ही है. राइट। आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, आपका आपको करना चाहना चाहिए, तो आपको अपॉर्चुनिटी हर चीज की मिल जाएगी. राइट। सो मैम, सिंस मैं बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट में, एंड मैंने ये चैनल भी उसी के चलते ओपन किया है कि पीपल कैन गेट हेल्प थ्रू दिस चैनल, थ्रू डिफरेंट स्टोरीज एंड एवरीथिंग। तो आपने जो बात की है कि आपने वुमेन इश्यूज या वुमेन के रिगार्डिंग भी आपकी काफ़ी वर्किंग रही है, इफ़ यू लाइक, अगर आप उसमें कुछ बता सको कि आखिर किस टाइप के इश्यूज पे आपने काम किया है, तो इट विल हेल्प। um no, so I was in fact heading women and child department में women के उसमें, so I definitely had to work on all issues with that, but it's mainly what we call women empowerment only, and it can come through financial empowerment, it can come through जो हमारे सखी केंद्र चलते हैं, it can be all kinds of empowerment. So we end up pulling out a lot of women from bad situations and bad family environments. So बहुत सारे issues होते हैं case to case, but a lot of employment issues, a lot of livelihood issues, a lot of skill training issues, SHGs बनाते हैं हम. So those kind of issues definitely are what we largely deal with, because वो ज्यादा नंबर में होता है. जो राइट। कॉन्फ्लिक्ट वाले इश्यूज होते हैं वो तो कम होते हैं. जैसे अब सुसाइड केसेस को हम डील करते हैं विमेन के, तो वो ऑब्वियसली कम नंबर होता है, बट लार्जर इश्यूज आर ऑलवेज अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट. फाइनेंशियल तो अभी भी लाइक या मतलब हम काफी कुछ अभी चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ वुमेन राइट. ग्रोथ, वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एंड वुमेन की जो एक पोजीशन है हमारी सोसाइटी में, उसमें ह्यूज डिफरेंस है फ्रॉम पहले के टाइम से टू 20 years ago to now. या इट्स या एंड और भी आगे बहुत अच्छे चेंजेस आने की पॉसिबिलिटीज हैं। वी आर डूइंग सो गुड, बीट स्पोर्ट्स, बीट प्रोफेशनली, और इवन गिविंग दैट इम्पोर्टेंस एंड Absolutely. वैलिडेशन टू हाउसवाइफ एज वेल, जिनकी Yeah. कंडीशंस ही ऐसी होती है कि दे कांट डू एनीथिंग बट टू प्रायोरिटाइज देयर हाउस Yeah. एंड एवरीथिंग। सो वी डील विद अ लॉट ऑफ सेफ्टी इश्यूज व्हेन इट कम्स टू वुमेन। Mm-hmm. सेफ्टी इज अ मेजर इशू। आप चाहे एक अर्बन Yeah. एरिया से हो या रूरल एरिया से हो, इधर यू आर बिलोंग टू अ वेरी वेल टू डू फैमिली और अ वेरी पुअर फैमिली, सेफ्टी रिमेन्स अ वेरी कॉमन इशू इन Yeah. अमंग ऑल ऑल वुमेन। All women. तो Yeah. उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं? लाइक व्हाट डू यू थिंक कि हमें आई क्या थिंक सेफ्टी चेंजेस में की ना जरूरत लड़कियों का काम नहीं है. है? हम्म। सेफ्टी इशू में ना लड़कियों का काम नहीं है. सेफ्टी ओके। इशू में ना लड़कों को पालने का काम है. हम्म। आप अपने बेटे को कैसे पाल रहे हैं ना, आप अपने बेटे को क्या सिखा रहे हैं, आप स्कूल में लड़कों को क्या एक्सेप्टेबल बिहेवियर अलाउ कर रहे हैं, दैट डिफाइंस कि लड़की हम्म। कितनी सेफ है सोसाइटी में. लड़कियां एक दूसरे से सेफ वाली बात नहीं है. यहाँ पे इट इज द मेन हु मेक दैट वर्ल्ड अनसेफ फॉर वुमेन, राइट? सो राइट। इट इज ऑल अबाउट हाउ द मेन आर treating that. It is about how the men, are brought up and men are made to think of women in the society. So one हम्म। of the projects that I was trying to do, it didn't take off because I got shifted out of the department. ओके। Was we were going to do gender-based training of men. So there are studies that जहाँ पे भी gender-based men के साथ training हुई है, boys within the pre-teen age group to early teens, वहाँ हम्म। पे gender violence has reduced by almost 70%. दैट्स ह्यूज। So, I designed that program. I'm hoping to get a chance to implement it at some point, but that was the idea, that we start training our boys, sensitizing our boys on gender-based issues, and making certain things extremely unacceptable. आज की डेट में ना लड़के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं किसी गलत काम में. We राइट। start making boys support each other in the right thing. हम्म। अभी क्या होता है, आप कितनी सारी हम स्टोरीज सुनते हैं अनफॉर्चुनेटली ऑफ गैंग रेप्स, हम्म। राइट? एंड उसका क्या मतलब है? That you all stood by each other and supported each other in the wrong thing. हम्म। अगर एक भी उन सारों में से उस चीज को गलत बोल के खड़ा होता, तो शायद वो सिचुएशन नहीं होती. हम्म। क्योंकि बाहर सबसे बड़ा, इफ यू वॉच हैरी पॉटर हम्म। मूवी, पहली मूवी में वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रिफिंडोर गॉट पॉइंट्स बिकॉज ही स्टूड अप टू हिज फ्रेंड्स. एंड द थिंग इज, हमेशा अपने
पियर्स को, अपने साथ वालों को किसी गलत काम पे रोकना सबसे मुश्किल काम होता है, ये क्योंकि स्ट्रेंजर्स को तो आप रोक सकते हो, बट अपने साथ वालों को गलत चीज पे रोकना बहुत मुश्किल होता है. एंड आई थिंक दैट्स वेयर ब्रेवरी रियली कम्स इन, एंड दैट्स द bravery we need to teach our boys, not just our boys, our girls also, but राइट. just that bravery will make the world a lot safer. कि आपके साथ जो खड़े हुए लोग गलत कर रहे हैं ना, आप उनको कह सको कि तुम गलत, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, दैट्स रॉन्ग, प्लीज स्टॉप इट. And that's where all the difference will be made. So I think, so I've been working on that. But when we talk of gender safety, it's not about the women, it's about the men. They are making the world unsafe, so let's teach them. And a lot of times the men don't even realize what they're doing. बहुत राइट. छोटे gestures होते हैं, बहुत छोटे actions होते हैं, which have been treated as jokes, and as, oh, this is something that is a part of society, regular accepted culture. बहुत छोटे छोटे जोक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इवन स्पाउसल जोक्स, वाइफ का मजाक उड़ाना इन अ ग्रुप, अपने दोस्तों में बैठ के अपनी वाइफ के ऊपर जोक मारना या कुछ भी करना. हाउ डिसरिस्पेक्टफुल इज दैट? It's not funny to make fun of your spouse. Why did you marry that person? Why are you with them? If you have such problems, leave them. And if you're there, then stay respectful. And that goes both ways. राइट. Women should also not be doing the same thing, right? आप अपने हस्बैंड का क्यों मजाक उड़ाओगे बैठ के पब्लिक में? How is that funny? Showing disrespect to each other, because the minute I show disrespect to my spouse, the other person, the third person, will automatically not respect. Yeah, it happens. Right? And it's the same thing. So these are little things that happen and make the world unsafe. And it all starts with monitoring our own behavior, and then monitoring the behavior of those who are a part of our lives. And it's the men that need to be brought in. So I already designed the program for that. I was working with the UN Women. We designed a whole training, and I believe UNICEF has also designed, which we were trying to implement in my role in Arunachal. So let's see. But yeah, I think women's safety, you're right, is a very big issue, and this is how we need to tackle it. Right. I'm really happy कि you're working for it, and hopefully एक दिन things will change Yes. for better. Yeah, we live in a world where each one of us feels equally safe and unsafe, regardless of our gender. Yeah, and I think that will happen soon. अभी थोड़ा जनरेशन जो शिफ्ट आया है हमारी थिंकिंग में, इवन इन द थिंकिंग ऑफ द बॉयज, द पीपल दैट आई एम एसोसिएटेड विद एज फ्रेंड्स, एज Agree with sibling you. or as cousins, I can see the difference कि बहुत huge difference Yeah. है in their thinking and how they perceive girls and how they treat them has changed a lot. And पहले होता था कि the parents are very focused on गर्ल्स कि भाई इनको ट्रेन करो, इनको सिखाओ, इनको हाँ. ऐसा करो, इन पे ही ध्यान है. उनको सिखाओ कि तुम सेफ रहो, दूसरे को नहीं हाँ. सिखा रहे हो कि दूसरे को सेफ रखो कैसे. हाँ, लड़की को तुम्हारी. सिखाओ कि घर से मत जा, हाँ. ये मत कर, वो मत कर, सारे रूल्स बनाते ना I think लड़की के लिए. every girl can relate to this कि भाई 7 बजे घर आ Yeah. जाओ, 9 बजे घर आ जाओ, रात में मत घूमो, ये मत करो. ये कपड़े पहनो, ये मत पहनो, हाँ. इससे बात करो, उससे मत करो, ऐसे जाओ, ऐसे मत करो. लड़कियों के लिए ही सारे रूल्स थे, लड़कों के लिए कोई रूल्स नहीं थे. हाँ, आज भी लड़के 12 all the 1 rules, बजे घूम रहे हैं. all the shoulds were for girls. Girls Yeah. should be like this. Boys never had any shoulds. Hmm. So that's why I say that have shoulds which are equal shoulds. If it's bad for you, it's bad for the boy. That's it. There should be no other should outside of that. राइट. एंड स्पेशली अगर आप Yeah. एक ऐसे हाउस होल्ड में जहाँ पे एक बेटा भी है, एक बेटी भी है, तो वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. बिकॉज आई हैव बिन देयर कि मेरा बड़ा भाई है, ही हैज डिफरेंट फ्रीडम, आई हैव डिफरेंट Rules. फ्रीडम. तो उसके कारण Yes, मैं बहुत yes, रिबेलियस yes. बनती चली गई कि आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग कि ऐसा क्यों है, मेरे को ही क्यों ये करना पड़ रहा है, मेरे को ही वो क्यों करना पड़ रहा है. बट इट ऑल्सो हेल्प मी शेप माई ओन पर्सनैलिटी एंड माई ओन थिंकिंग इन दैट वे कि नहीं, लड़की हूँ इसका मतलब नहीं है कि आई विल बी इन माई लिमिटेशन, आई विल सेट माई ओन लिमिटेशन, नोबडी एल्स विल. Yeah, तो आई थिंक वो absolutely. डिफरेंस अब आ रहा है बिकॉज वुमेन आर नाउ एजुकेटेड, वुमेन आर वर्किंग, वुमेन आर सीइंग द वर्ल्ड, दे आर डूइंग एवरीथिंग बाय देमसेल्फ. एंड आई थिंक इसके बाद हमारा वो एक पॉजिटिव चेंज वी कैन एक्सपेक्ट कि या बॉयज विल आल्सो बी मोर Trained कॉशियस. well enough. Yeah. सो मैम, एज एन आईएएस ऑफिसर, आपकी जो पर्सनालिटी रही है उसमें क्या चेंजेस आए हैं जब आप एक एस्पिरेंट थे वर्सेस करेंटली? क्या चेंज लगता है आपको? Nothing. Absolutely nothing. Because change आना क्यों चाहिए? आप
क्या अपने लिए अचीव करने जा रहे थे तो अचानक से अपने अचीव कर लिया और आपकी पर्सनालिटी अब चेंज हो जाएगी? हम्म। I was not doing this to get something out for myself or to become a human being or to become something. For me, this was simply about getting the opportunity to do some specific kind of work, and that's it. So मेरी लाइफ में, मेरे पर्सनालिटी में, मेरे एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं है। और वो चेंज तभी आएगा जब आप चाहते हो आपकी लाइफ चेंज हो। चेंज तभी आएगा जब आपको चाहिए कि आप अब कुछ अलग हो गए हो और दुनिया शुड ट्रीट यू डिफरेंट। Nothing has changed for me. No, besides the kind of work I do and the amount of time I have, nothing else has changed. I'm See, really I didn't come in very surprised. young. No, but I didn't come in here very young or trying to find myself. For me, Hmm. this was not about finding myself. This was me knowing what I wanted to do with myself and Hmm. then getting that chance to do that. That's it. मेरे लिए ये नहीं था कि मैं अचानक से यहाँ आके कुछ सीखना चाहती हूँ या कुछ अपने लिए गेन करना चाहती हूँ या फाइंडिंग माई सेल्फ। बट and I didn't come in very young. I didn't come in very naive. I came in with a lot of clarity of where I was going, why I was going. And I think that is one of the reasons कि मेरे में कोई चेंज नहीं आया। एंड ऑफ कोर्स आप यहाँ पहुंचने के बाद अगर आप ये मानने लगो कि अब आप कुछ अलग हो गए हो तो आप अलग फील करने लगोगे। I don't think I'm different. I have the same set of friends, maybe a few extra new friends, but besides that मेरे वही दोस्त है, वही सब कुछ है, तो why not? मतलब I don't see why things should change. तो आपका माइंडसेट क्लियर था, यू वर जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट पाथ जहां पे आप उस चीज को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर सको, एंड दैट्स व्हाई हेंस Exactly, देयर इज नो exactly, चेंज इन यू। एंड आई एम वेरी सरप्राइज exactly. बाय मोस्ट ऑफ योर आंसर, क्योंकि जनरली ना ऐसे क्वेश्चन में लोग बताते ही है कि हाँ ये चेंज तो आया है मेरे अंदर, एंड यू नो इन जनरल भी लोगों में वो चेंज कहीं ना कहीं दिखता भी है और वो उस चीज को शेयर भी करते हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतने ज्यादा चलो इस सारी चीजों को लेके, मतलब इट्स वेरी गुड टू हैव दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट कि भाई मुझे ये करना है, अब इसके लिए बस पाथ ढूंढना है। आई एम नॉट लुकिंग टू चेंज एनीथिंग मेरी इन माई आइडेंटिटी सेल्फ। नहीं है मेरा। या दिस वाज नॉट अबाउट फाइंडिंग माय आइडेंटिटी। मेरी जॉब मेरी आइडेंटिटी नहीं है। इट्स समथिंग दैट आई वांट टू डू टू द फॉर द वर्ल्ड अराउंड मी, बट इट्स नॉट अबाउट मी। इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। एंड आई थिंक दैट्स वेयर द होल डिफरेंस इज। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर थॉट्स। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि इतनी क्लैरिटी होना लाइफ में इज सच अ ब्लेसिंग, एंड आई होप कि मेरे में भी कभी इतनी क्लैरिटी आ जाए। गुड तो लक। सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि लोग अक्सर लाइफ में फेलियर को लेके, चाहे आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखो या लाइफ इन जनरल, एक दो अटेम्प्ट किया या किसी चीज को स्टार्ट किया उसमें सक्सेस नहीं हो पाया, उसको लेके थोड़े निराश हो जाते हैं एंड देन डिमोटिवेट होके अपना पाथ चेंज कर लेते हैं, या कुछ उसमें एक मेजर डिफरेंस आ जाता है जिसके कारण वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, वो रिग्रेट रह जाता है। बट आपने 4 अटेम्प्ट दिए जिसमें आपको 3 अटेम्प्ट में मिलते मिलते चीजें नहीं मिली है। यू हैड एवरीथिंग बट यू कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि आपके पास वो चीज आ ही नहीं रही थी। डिस्पाइट दैट आपने 4th अटेम्प्ट दिया, आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर थॉट को लेके क्या मैसेज देना चाहते हो कि फेलियर्स तो आए, इतने करीब से देखा भी, बट फिर भी वो जज्बा नहीं गया कि यार अभी भी करना है, अभी पाथ अभी भी क्राफ्ट कर सकते हैं हम। आई थिंक उसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये था, आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं ये कर क्यों रही थी। हम्म। लाइक आई सेड, मुझे बहुत क्लैरिटी थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। मेरे पास एक बैकअप प्लान तैयार था कि अगर ये ऐसे नहीं हुआ तो मैं क्या करने वाली हूँ। एंड एवरी टाइम आई वॉज एबल टू सी माई ओन मिस्टेक एंड आई वॉज एबल टू करेक्ट इट। सबसे ज्यादा आप तब डिमोटिवेट होते हो जब आप में या तो अपनी गलती देखने की हिम्मत नहीं होती या उसे करेक्ट करने की हिम्मत नहीं होती, या आप जो है ना एनवायरमेंट को, सर्कमस्टांसेस को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, किताबों को, एग्जामिनर को, यूपीएससी को, सबको ब्लेम कर रहे हो। अपने अलावा जब आप सबको ब्लेम करते हो ना, तब आप डिसअपॉइंट होते हो, क्योंकि आपने अपना जो कंट्रोल ओवर द सिचुएशन है ना, वो किसी और को दे दिया। पर जब तक आप कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो कि मैंने ये गलती करी है और इस बार मैं इसे सुधारूंगा, तब तक आप किसी भी चीज के लिए फाइट कर सकते हो। मैंने हर बार ये देखा कि इस बार ऐसा मैंने क्या गलत किया जिस वजह से मेरा रैंक कम आया या जो मैं चाहती थी वो नहीं मिला, एंड मैंने उसे इम्प्रूव किया। मैंने कभी ये नहीं बोला कि टीचर खराब था। अगर मैं बीमार भी थी, जो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बुरी तरह बीमार थी अपने, बट फिर मैंने ये देखा कि यार मेरी गलती थी ना। मैंने एग्जाम जब मुझे पता था 1 महीने बाद है, तो मैंने क्यों नहीं ध्यान रखा? मैंने क्यों नहीं पूरे कपड़े पहन के मैं घूमी? मैंने ठंडा अवॉइड किया। जो भी था, मैं बहुत बीमार थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम में, पर मैंने ये नहीं कहा कि अरे मैं बीमार थी इसलिए मेरे नंबर नहीं आए। मैंने ये देखा उस चीज में
कि मैं बीमार हुई क्यों, सारी हम्म। दुनिया थोड़ी बीमार थी। तो मैं बीमार हुई तो इसमें भी तो मेरी गलती थी ना कहीं पे। आई वॉज नॉट केयरफुल। जब मुझे पता था मैं ये चीज कर रही हूँ तो मैंने अपनी वो अपॉर्चुनिटी क्यों आने दी कि मैं बीमार पड़ गई। अब एंड आई थिंक दैट्स वेयर द होल डिफरेंस इज। अब एक अटेम्प्ट में मैंने करंट अफेयर से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन पेपर जब पैटर्न जब चेंज हुआ तो उसमें ये लिखा नहीं था कि करंट अफेयर्स आएगा। एंड आई रियलाइज कि सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं। तो वो मेरी गलती थी ना अज्यूम करना कि नहीं आएगा। अब मैं ये बोलती कि अरे एग्जामिनर ने गलती करी, इन्होंने क्वेश्चन बताया नहीं और पूछ लिया। ज्यादातर लोग यही करते हैं कि हम्म। दूसरे की गलती निकालते ब्लेम हैं, बट मेरे ब्लेम। साथ ये था। या आई नेवर ब्लेम्ड एनीबडी एल्स फॉर थिंग्स दैट आर हैपनिंग अनलेस देयर इज एक्टिवली समथिंग दैट दे आर डूइंग, इन विच केस आई फाइट बैक। इन विच केस आई फाइट बैक बिकॉज मेरे हिसाब से आप मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो सिंपली मेरी डिसेबिलिटी की वजह से, जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने हम्म। डिसाइड नहीं किया था कि मैं ये डिसेबिलिटी के साथ पैदा होंगी, और तब आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो सिंपली ऑन बेसिस ऑफ दैट एंड नॉट बिकॉज आई कांट डू द जॉब। क्योंकि जो आपके क्राइटेरिया फॉर डूइंग द जॉब थे वो मैं फुलफिल करती हूँ, देन आई विल फाइट बैक। बिकॉज आई थिंक यू कैन नॉट यू नो punish me for something that I can't control, but then I'm also very clear on things that I can control. मैं वो चीज भी एडमिट करती हूँ जब मैं गलत हूँ, जहाँ मेरी गलती है। So I think that's where most people fail in life, not because they didn't perform well, but because they don't keep the control of the situation with them. आपने किसी और को हैंड ओवर कर दिया और उसमें जब किसी और पे चला गया कंट्रोल, सर्कमस्टांसेस पे, एनवायरनमेंट पे, तब आप कह रहे हो कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप गिव अप करोगे ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, गिव अप ही तो है उसके बाद। हम्म। राइट। एंड दूसरा, आई ऑलवेज हैड अ क्लियर बैकअप प्लान कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं करने क्या वाली हूँ। हम डरते किस बात से हैं कि ओ माय गॉड मैं फेल हो गया तो। मेरा सबसे बड़ा डर यही होता है ना, अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो मुझे ये पता था अगर फेल हो गए तो क्या होगा, वो मैंने क्लियर कर लिया था। एंड आप जब ये चीजें करोगे तो आपकी लाइफ क्लियर हो जाएगी, तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं आएगी। That's right. ये आपका मैसेज मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, क्योंकि मैं ऐसा बहुत करती हूँ कि सर्कमस्टांसेस को ज्यादा ब्लेम करना एंड खुद की गलती को कम देखना। दैट हैज बिन अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो मैं करती हूँ। तो आई थिंक कि दिस विल ऑल्सो इम्पैक्ट मी वेरी वेल पर्सनली। And with this note, I would like to end our podcast. I'm so thankful to you, ma'am, for taking My out your pleasure. time and being here on Har Kahani. Thank you for everything that you shared. It was a lot of things were very relatable और बहुत ही clarity जो मुझे मिली है ना, I'm feeling like I'm talking to somebody who is like a friend to me now. You know, क्योंकि आप इतने easily Thank you. I'm able to connect with you. So I'm very, very grateful for that. Thank you for My sharing pleasure. everything. Good luck. My pleasure, and good luck to you and to everybody who's hearing or watching this. Okay, thank you so much, ma'am.